हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके क्या साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन के बारे में। तो वह असामान्य स्थिति जिसमें फर्टिलाइज ओवम सामान्य यूट्राइन कैविटी से बाहर शरीर के अन्य अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज आदि में आरोपित होकर वहीं वृद्धि करने लग जाता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो फर्टिलाइज ओवम जो रहता है वह फैलोपियन ट्यूब या ओवरी कहीं पर भी ग्रोथ करने लग जाता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। नॉर्मल कंडीशन में वह फर्टिलाइज ओवम जो रहता है वो यूट्राइन कैविटी में ग्रोथ करता है, पर यूट्राइन कैविटी को छोड़कर अन्य कहीं जगह पर जब वो ग्रोथ करता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव कैनाल में कहीं भी घटित हो सकती है। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान फर्टिलाइज ओवम जो रहता है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर गति करता है तथा यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है और गर्भस्थ शिशु के जन्म तक यह यहीं पर ही वृद्धि करता है। लेकिन 1% प्रेगनेंसीज के दौरान यह यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर इससे बाहर इम्प्लांट हो जाता है, उसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। जो भी अपन ने ऊपर बात करी है कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें यह यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, तभी वहीं पर ही वृद्धि व विकास करता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, यह यूट्रस को छोड़कर अन्य कहीं फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि जगह पर यह ग्रोथ करने लग जाता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। अब साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन कौन सी साइट पर हो सकती है, तो उनकी कितने प्रतिशत संभावना होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मोस्ट कॉमन साइज देखी जाती है वो फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें 90 से 95% केसेस में होती है। उसके बाद इंटरस्टेशियल पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है ये, तो इंटरस्टेशियल पार्ट होता है उसमें 1 से 2% देखी जाती है। वहीं इस्थमस में 12%, एम्पुला में 70% तथा इन्फंडेबुलम में 11%। जो एम्पुला होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है तथा जहाँ पर ओवम तथा स्पर्म आकर निषेचन की क्रिया करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होता है ओवम तथा स्पर्म का, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है फैलोपियन ट्यूब के भाग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसके अलावा ओवरी में 3% संभावना, उसके बाद सर्विक्स में 1% तथा एब्डोमेन में 1 से 2% संभावनाएं होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की। ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। जैसे ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है तो इसमें क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइज ओवम जो है ये यहीं पर ही ग्रोथ करने लग गया है, इसे बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसीज, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या कॉज होते हैं। सामान्यतः ट्यूबल प्रेगनेंसी उन कारणों की वजह से होती है जो निषेचित अंडे की फैलोपियन ट्यूब में होने वाली गति को या तो ब्लॉक कर देते हैं या धीमा कर देते हैं। वे कारण निम्न है, यानी जो फीटस की जो गति होती है उसे रोक देते हैं या उसे कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फीटस यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से कारण है। सबसे पहला कारण है फैलोपियन ट्यूब में जन्मजात विकृतियाँ, यानी फैलोपियन ट्यूब में कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस, जैसे ट्यूब की ल्यूमेन का सकड़ा होना, यदि ट्यूब स्वयं सकड़ी रहती है तो ऐसी कंडीशन में ट्यूब का मुड़ी हुई होना आदि का उपस्थित होना, जिसकी वजह से जो ओवम और फीटस जो बनाते हैं मिलकर, फीटस जो रहता है वो आगे यूट्रस की ओर नहीं जा पाता है, ओवम और स्पर्म मिलकर बनाते हैं फीटस को। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जैसे सेल्पिंजाइटिस। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जैसे फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया तो सीलिया डैमेज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो फीटस जो रहता है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है और वहीं पर ही ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज ओवम। अब नेक्स्ट इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग, जो अब इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उपयोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अंतर्गर्भाशयी साधन जो होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस गर्भावस्था को रोकते हैं, परंतु ट्यूबुल एवं ओवेरियन को नहीं। यानी ट्यूबुल प्रेगनेंसी या ओवेरियन प्रेगनेंसी में गर्भावस्था होने से नहीं रोक पाते हैं वो। ठीक है, वहाँ तो वो स्पर्म ओवम मिल ही जाते हैं और वहीं पर वो ग्रोथ करने लग जाता है फर्टिलाइज ओवम, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है ट्यूबुल स्टेरिलाइजेशन, ऑपरेशन के असफल होने के बाद यदि महिला गर्भवती होती है तो यह प्राय एक्टोपिक प्रकार की ही होती है। यानी जो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड फीमेल में की जाती है, यदि वह फेल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, निम्न कारण निषेचित अंडे के फैलोपियन ट्यूब में अंत स्थापित होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे निषेचित अंडे के ट्रोपोब्लास्टिक एक्टिविटी का जल्दी प्रारंभ हो जाना, यानी जो निषेचित अंडा फर्टिलाइज ओवम है उसमें वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जल्दी से स्टार्ट हो जाना। नेक्स्ट है ट्यूबुल एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबुल में
एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन यानी ट्यूबुल की जो सेल्स है उसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होना। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। अब इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कोज करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नेक्स्ट ट्यूबुल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, नेक्स्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन वेंट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में स्थिर नहीं रहता है और वह सर्विक्स में या फर्टिलाइज फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। ठीक है, सर्विक्स तो नीचे आएगा, यूट्रस का एंड पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, तो या तो वो फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ कर लेगा परंतु वो यूट्रस में ग्रोथ ना कर पाएगा और यूट्रस से नीचे जो सर्विक्स होता है उसमें ग्रोथ करने लग जाए तो उसे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कौन कौन साइन देखे जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। सबसे पहला है एमनोरिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एम साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो साइन देखा जाता है। नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, यह इसका माइनर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे स्तन परिवर्तन, सुबह के समय जी मचकाना एवं उल्टी होना, मॉर्निंग सिकनेस आदि उपस्थित हो सकता है। असामान्य योनि एब्डोन स्त्राव यानी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग आदि जो ये साइन देखे जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि इसको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट है क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला में मूत्र त्याग के दौरान दर्द यानी डिसयूरिया होना, उसके बाद बार बार मूत्र त्याग करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या मूत्र का ठहरना, यूरिन रिटेंशन आदि समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है पीलापन, पेलर यानी जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिला में धीरे धीरे पीलापन आने लग जाता है। उसके बाद शॉक के लक्षण देखे जा सकते हैं जैसे हाइपोटेंशन, ट्रेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठंडे हाथ पैर आदि उपस्थित हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण यदि वहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ट्यूब रप्चर हो जाती है तो वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ पर फ्लूइड लॉस होने लग जाता है जिससे फीमेल में शॉक के लक्षण दिखाए जा सकते हैं यानी एक क्रिटिकल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्टेड हेमोटोसिल के कारण मल त्याग के दौरान मलाशय में तनावयुक्त दर्द मौजूद हो सकता है तनावयुक्त दर्द मौजूद हो सकता है इन्फेक्टेड हेमोसिल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से देखने पर भी अपन को पता लग जाएगा कि फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या साइन सिम्टम देखे जाते हैं। एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस महसूस होती है तथा कोई भी मांस अनुपस्थित होता है एक्यूट के दौरान। इसके विपरीत क्रोनिक एक्टोपिक के दौरान निचले उदर में यानी लोअर एब्डोमेन में इरेगुलर मास महसूस होता है क्योंकि वो लंबे समय तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह रही है। ठीक है, अब उसके बाद रप्चर ट्यूबुल प्रेगनेंसी के दौरान कुलेन साइन मौजूद होता है। अब कुलेन साइन क्या होता है तो कुलेन साइन अम्लाइकस के चारों ओर का क्षेत्र गहरे नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे साइन देखे जाते हैं वहाँ पर जिससे पता लग जाता है कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अभी डायग्नोसिस अपन आगे करेंगे पर ये सारे साइन देखे जाते हैं। उसके बाद मैनुअल परीक्षण के दौरान सर्विक्स की मूवमेंट करने पर अत्यधिक टेंडरनेस महसूस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस स्कैन कैसे पता किया जाता है कि फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सबसे पहले आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के आधार पर या फीचर्स के आधार पर जिसकी अपन ने ऊपर बात करी है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी में तो पता लग ही जाएगा कि फीमेल में जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर किसी अन्य जगह पर इम्प्लांट हो चुका है। उसके बाद HCG लेवल का स्तर का आकलन करना। ठीक है, यदि HCG का स्तर बढ़ा हुआ हो परंतु सोनोग्राफी में एम्प्टी यूट्रस दिखाई दे रहा है तो वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंगित करता है। नेक्स्ट किया जाता है लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटोमी, लेप्रोस्कोपी द्वारा भी देखा जाता है। नेक्स्ट रक्त परीक्षण एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे हेमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, कम तो नहीं हुआ है, किस कारण से कम हुआ है, किस वजह से बढ़ा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है वहाँ पर। WBC काउंट होती है। इसके बाद सेडिमेंटेशन रेट देखी जाती है। उसके बाद एबीओ तथा RH ग्रुपिंग भी देखी जाती है। उसके बाद कुलेन साइन देखा जाता है मेन इंपॉर्टेंट। रप्चर ट्यूबुल प्रेगनेंसी के दौरान कुलेन साइन देखा जाता है जिसमें हरे नीले रंग के दिखाई देता है ना अम्लाइकस के चारों ओर, उसे अपन कुलेन साइन बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्यूबुल गर्भावस्था के प्रबंधन को निम्न 2 भागों में बांटा गया है यानी फेलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी हुई है उसका मैनेजमेंट को अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहला था अनरप्चर्ड ट्यूबुल प्रेगनेंसी यानी ट्यूब टूटी नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है। तो रप्चर्ड ट्यूब प्रेगनेंसी के दौरान मैनेजमेंट यानी ट्यूब फट चुकी है तो ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनरप्चर्ड
ट्यूब प्रेगनेंसी के दौरान मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के फलस्वरूप महिला के भविष्य में पुनः इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं बनी रहती है। यह मेडिकल अथवा सर्जिकल प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट, अब मेडिकल प्रकार का क्या होता है? इस प्रकार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है कि महिला फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। ठीक है, तो इसका मेडिकल तो सर्जिकल दो प्रकार से होता है। तो मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इस प्रकार मैनेजमेंट दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट तथा मोस्ट कॉमनली यूज होती है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन तथा पोटेशियम क्लोराइड जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इसमें अंदर क्या किया जाता है? सेल्फ इंजेक्टोमी किया जाता है। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जब वो फीटस जो रहता है 4 सेंटीमीटर से कम रहता है तथा डिस्टल एक तिहाई भाग में स्थित हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें सेल्फ इंजेक्टोमी किया जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब का कुछ भाग को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद सेगमेंटल रिसेक्शंस एंड एनास्टोमोसिस, इसके अंदर भी यही प्रक्रिया की जाती है। जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है वहाँ को उस भाग को रिमूव कर दिया जाता है तथा एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। उसके बाद सेल्फ इंजेक्टोमी तो की जाती है। नेक्स्ट है रप्चर्ड ट्यूब प्रेगनेंसी के दौरान मैनेजमेंट। तो इसमें रप्चर्ड ट्यूब प्रेगनेंसी के दौरान कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? तो रप्चर्ड ट्यूब प्रेगनेंसी केस में पेशेंट को एंटी शॉक ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया जाता है। यानी जब पेशेंट फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्रेक हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर ब्लड लॉस होने लग जाता है, फ्लूइड लॉस होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो शॉक के सिम्टम देखे जाते हैं। सबसे पहले शॉक का ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया जाता है और साथ ही अर्जेंट लेप्रोटोमी तथा सेल्फ इंजेक्टोमी की तैयारी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर सर्जरी तुरंत आवश्यक है। तो मरीज को IV मार्ग द्वारा RL प्रारंभ कर दिया जाता है। मरीज के अच्छी तरह से क्रॉस मैच किया हुआ रक्त ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। यानी यदि उसमें देख लिया जाता है कि उसमें रक्त की कमी हो रही है तो रक्त भी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लेप्रोटोमी कर दी जाती है, सेल्फ इंजेक्टोमी की जाती है। जब महिला लेप्रोटोमी एंड सेल्फ इंजेक्टोमी की जाती है जब महिला की सामान्य स्थिति अधिक खराब हो तथा लेप्रोस्कोपिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो, परंतु लेप्रोटोमी का प्रभावी फैलोपियन ट्यूब का पता लगाया जाता है तथा प्रभावित ट्यूब को सर्जरी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस ट्यूब को हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। उसके बाद अप्रभावित ट्यूब को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रभावित साइट की ओवरी भी डैमेज हो तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है, यानी ऑफरेक्टोमी कर ली जाती है। उसके बाद यदि निश्चित अंडे का आरोपण फैलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियल भाग में होता है तो ट्यूब फटन का आकार बड़ा होता है तथा महिला की जनरल हेल्थ अधिक खराब होती है। तो ऐसी कंडीशन में महिला की सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।